हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल फिजिक्स इन इजी वे में आपका स्वागत है। यदि आप हमारे वीडियो क्लिप को नियमित रूप से देख रहे होंगे तो पिछला वीडियो क्लिप हमारा पृष्ठ तनाव से संबंधित था, जिसमें हमने पृष्ठ तनाव की परिभाषा, पृष्ठ तनाव का मान तथा पृष्ठ तनाव से संबंधित कुछ एग्जाम्पल को दे करके समझा था। आज हम इसी पृष्ठ तनाव से संबंधित दूसरा टॉपिक लेकर के आए हैं, जो केशिकात्व है और जिसको इंग्लिश में कैपिलरिटी कहते हैं। तो केशिकात्व किसी द्रव से संबंधित एक फिनोमिना है, एक प्रक्रिया है, जिसमें एक केश नली होती है। केश नली का संबंध एक ऐसी नली से होता है, केश नली का आशय एक अत्यंत पतली एवं दोनों सिरों पर खुली नली से है। यानी केश नली एक अत्यंत पतली तथा दोनों सिरों पर खुली हुई नली होती है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, केश का आशय होता है बाल से, तो बाल जैसी पतली नली होती है और दोनों सिरों पर खुली हुई होती है, तो ये केश नली होती है। और इसी केश नली से संबंधित ये हमारा टॉपिक केशिकात्व है। अब केशिकात्व में होता क्या है कि यदि किसी केश नली को या अत्यंत पतली या दोनों सिरों पर खुली हुई नली को किसी द्रव में ऊर्ध्वाधर खड़ा कर दिया जाए, तो केश नली के अंदर द्रव का तल और केश नली के बाहर द्रव के तल में अंतर हो जाता है, या उनके सतह की ऊंचाई में क्या हो जाती है, अंतर हो जाती है। जैसे अगर इस द्रव में एक पतली केश नली इस तरह से हम रखें, तो इस केश नली के अंदर द्रव का जो लेवल है, द्रव का जो सतह ये है, और केश नली के बाहर जो सतह ये, तो इन दोनों सतहों के बीच h ऊंचाई का अंतर हो जाता है। यानी यदि किसी द्रव में किसी केश नली को ऊर्ध्वाधर खड़ा कर दिया जाए, तो द्रव केश नली में कुछ ऊंचाई तक चढ़ जाती है। इसी घटना को क्या कहते हैं, केशिकात्व कहते हैं। तो क्या लिखेंगे कि यदि किसी अत्यंत पतली एवं दोनों सिरों पर खुली नली, जिसको एक शब्द में कहते हैं केश नली, को किसी द्रव में ऊर्ध्वाधर खड़ा कर दिया जाए, तो केश नली के अंदर एवं बाहर द्रव के सतह में अंतर हो जाता है। इसी घटना को केशिकात्व कहते हैं।
केशिकात्र कहते हैं। अब द्रव के सतह में अंतर हो जाता है। केश नली के अंदर जो द्रव का सतह है और केश नली के बाहर जो द्रव का सतह है, दोनों के लेवल में क्या हो जाता है, दोनों के सतह में क्या हो जाता है, अंतर हो जाता है। इसमें दो प्रक्रिया हो सकती है अंतर होने में, या तो द्रव केश नली में ऊपर चढ़ जाता हो या द्रव केश नली में नीचे उतर जाता हो। यानी ये लेवल है द्रव का केश नली के बाहर, तो ऐसा भी होता है कि ये द्रव इस लेवल से ऊपर चढ़ जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि ये द्रव इस नली से नीचे खिसक जाए। दोनों ही स्थितियां बन सकती हैं और दोनों ही प्रकार की घटना को एक साथ क्या कहते हैं, केशिकात्र कहते हैं। अब किस स्थिति में द्रव केश नली के ऊपर चढ़ जाता है और किस स्थिति में द्रव केश नली से नीचे गिर जाता है, इससे संबंधित घटना को समझने के लिए हमको एक और तथ्य को समझना पड़ेगा, जिसको हम स्पर्श कोण या संपर्क कोण कहते हैं, एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो आइए हम देखते हैं संपर्क कोण क्या होता है। संपर्क कोण या इसी को हम एंगल ऑफ कांटेक्ट कहते हैं, एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो यदि किसी केश नली को किसी द्रव के अंदर डुबोते हैं तो केश नली के अंदर जो द्रव का सतह होता है वो दो तरह से हो सकता है। जैसे ये हमारा केश नली अगर है, ये केश नली है और किसी द्रव के अंदर इसको हम डुबो दे रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में एक तो स्थिति ये बनती है कि इस केश नली के अंदर द्रव का सतह इस तरह का होता है। ये कैसा सतह है, कानकेव सतह, धंसा हुआ सतह। एक तो ये कंडीशन बनता है और दूसरा कंडीशन बनता है कि कोई द्रव है उसमें हम केश नली को इस तरह से खड़ा किए हैं तो जो सतह बने वो इस तरह का बने, कॉन्वेक्स। तो या तो ऐसा सतह बन सकता है या तो ऐसा सतह बन सकता है। कब सतह कैसा बनेगा वो डिपेंड करता है कि यदि ये द्रव केश नली के दीवार को भिगोती है या द्रव के अणु केश नली के दीवार पर चिपक जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो द्रव का केश नली के अंदर सतह बनता है वो कानकेव बनता है, अवतल बनता है। लेकिन कुछ द्रव ऐसे भी होते हैं जो केश नली के दीवार को भिगोते नहीं है या उस द्रव के मॉलिक्यूल केश नली के दीवार में चिपकते नहीं है, तो ऐसे द्रव केश नली के अंदर कॉन्वेक्स तल बनाते हैं, उत्तल बनाते हैं। तो क्या होगा कि कुछ द्रव केश नली के अंदर, केश नली के अंदर अवतल सतह बनाते हैं, जबकि कुछ द्रव केश नली के अंदर उत्तल सतह बनाते हैं, उत्तल सतह बनाते हैं। ये अवतल सतह हो गया और ये क्या हो गया, उत्तल सतह हो गया। ठीक। अब अवतल सतह कौन बनाते हैं, जिनके मॉलिक्यूल केश नली के दीवार से चिपक जाते हैं। और उत्तल सतह कौन बनाते हैं, जिन द्रव के मॉलिक्यूल केश नली के दीवार पर चिपकते नहीं। तो यदि द्रव के अणु केश नली के दीवार पर चिपकते हैं
चिपकते हैं तो सतह अवतल। जैसे में हम लिखते हैं जल। जल को जब किसी केस नली में आप भरते हैं या किसी केस नली की दीवार के संपर्क में लाते हैं तो जल केस नली की दीवार को भिगोता है, या कहें जल के अणु केस नली की दीवार में चिपक जाते हैं। लेकिन और जैसे जल ऐसे द्रव के सतह कैसे होते हैं? अवतल होते हैं। इसके विपरीत यदि द्रव के अणु केस नली के दीवार पर नहीं चिपकते तो द्रव का सतह क्या होता है? उत्तल होता है। ये हमारा फैक्ट हो गया कि जिस द्रव के मॉलिक्यूल, जिस द्रव के अणु केस नली की दीवार में चिपक जाते हैं वो द्रव, उस द्रव का सतह जो होता है वो अवतल होता है, और जिस द्रव के अणु केस नली की दीवार से नहीं चिपकते हैं उस द्रव का सतह क्या होता है? उत्तल होता है। और इसमें एग्जांपल में होता है जैसे पारे को यदि किसी केस नली में रख दे या किसी भी बर्तन में रख दे और पारे को अगर गिराएं तो देखेंगे कि पारा उस बर्तन के सतह को भिगोता नहीं है। तो यदि पारे को इस केस नली के अंदर डालेंगे या इस बीकर के अंदर पारा रख करके उसमें केस नली को डुबोएंगे तो ये पारा केस नली के सतह को नहीं भिगोता है या केस नली की दीवार पर नहीं चिपकता है। ऐसी स्थिति में जो स्वतंत्र इसका बनेगा वो उत्तल बनेगा। लेकिन जल में यदि केस नली को ऊर्ध्वाधर खड़ा करते हैं तो जल केस नली की दीवार में चिपक जाता है या केस नली की दीवार को भिगो देता है। ऐसी स्थिति में जल का स्वतंत्र तल क्या होता है? अवतल होता है। ये हो गया। अब इसी अवतल एवं उत्तल तल एवं केस नली के दीवार के बीच का जो कोण होता है उसी कोण को हम क्या कहते हैं? संपर्क कोण कहते हैं, एंगल ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। ये द्रव का तल है अवतल। इस तल पर यहां से अगर स्पर्श रेखा खींच देते हैं, ये हो गया स्पर्श रेखा, और ये हो गया केस नली की दीवार। इन दोनों के बीच का जो कोण होता है उसी को हम एंगल ऑफ कांटेक्ट कहते हैं, संपर्क कोण कहते हैं। तो यहां पर एंगल ऑफ कांटेक्ट आप देख रहे हैं 90 से कम है। यहां पर देखिए ये केस नली के अंदर द्रव का स्वतंत्र तल है जो उत्तल है, और इस तल पर जो स्पर्श रेखा खींचेंगे ये हमारा स्पर्श रेखा हो गया इस तरह से। और केस नली की दीवार नीचे की तरफ ही है। केस नली की दीवार को हमेशा नीचे की तरफ लेंगे, द्रव के अंदर लेंगे। तो ये जो एंगल हो गया वो हो गया एंगल ऑफ कांटेक्ट या संपर्क कोण। ये जो थीटा एंगल है, तो यहां से आप देख करके आप बता सकते हैं कि यदि संपर्क कोण का मान 90 से कम होता है तो द्रव का स्वतंत्र तल अवतल होता है, और यदि संपर्क कोण का मान 90 से ज्यादा होता है तो द्रव का तल उत्तल होता है। ठीक। अब यहां से हम संपर्क कोण से हम ये बताना चाहेंगे किस द्रव में केस नली को ऊर्ध्वाधर खड़ा करने पर द्रव ऊपर की ओर चढ़ेगा और किस द्रव में केस नली को ऊर्ध्वाधर खड़ा करने पर द्रव नीचे की ओर जाएगा। तो उसमें जो है जिस द्रव के लिए संपर्क कोण का मान 90 डिग्री से कम होता है तो वो स्वतंत्र कैसा बनेगा? अवतल बनेगा। तो जिस द्रव के लिए संपर्क कोण का मान 90 डिग्री से कम हो या स्वतंत्र अवतल हो, ऐसा द्रव केस नली में ऊपर की ओर चढ़ता है, और जिस द्रव के लिए संपर्क कोण का मान 90 से ज्यादा हो और स्वतंत्र उत्तल बनता हो, ऐसा द्रव केस नली में नीचे की ओर गिरता है। तो एक संपर्क कोण एवं स्वतंत्र तल की आकृति के आधार पर हम बताएंगे कि कौन सा द्रव केस नली में ऊपर की ओर चढ़ेगा और कौन सा द्रव केस नली में नीचे की ओर उतरेगा। तो आइए देखते हैं। संपर्क कोण को हम थीटा से लिख लें।
तो क्या लिखेंगे, नंबर 1, यदि संपर्क कोण एंगल ऑफ कांटेक्ट जिसको कहते हैं, थीटा इज लेस देन 90, तो ये तल स्वतंत्र कैसा बनेगा, अवतल बनेगा। और द्रव कैसा होगा, द्रव केस नली में ऊपर की ओर चढ़ेगा, ऊपर की ओर चढ़ेगा। दूसरा, यदि संपर्क कोण थीटा इज ग्रेटर देन 90, तो क्या होगा, तल कैसा होगा, उत्तल। और द्रव क्या करेगा, द्रव केस नली में नीचे की ओर गिरेगा, यानी, और इसका उदाहरण है जल। जल में यदि किसी केस नली को, एग्जाम्पल हो गया ये, यदि जल में केस नली को हम खड़ा करते हैं ऊर्ध्वाधर, तो जल जो होता है केस नली में ऊपर की ओर चढ़ता है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि इसका एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 से कम है, इसका जो स्वतंत्र है वो अवतल है, और ये द्रव केस नली में ऊपर की ओर चढ़ रहा है। दूसरा, ये एग्जाम्पल आपका है यहां पर पारा, ये पारा एग्जाम्पल है, यानी पारा जो होगा उसके लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 से अधिक होगा, और स्वतंत्र जो होगा वो उत्तल बनेगा, और द्रव क्या होगा, केस नली में नीचे की ओर गिरेगा। और एग्जाम्पल क्या है, पारा। तो पारा एक ऐसा तत्व है जिसके लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट संपर्क कोण का मान 90 से अधिक होगा, जिसके लिए स्वतंत्र और उत्तल होगा, और जो केस नली में नीचे की ओर गिरेगा। और एक इधर इससे निष्कर्ष निकलता है कि ये जो पारा है उसके मॉलिक्यूल केस नली के सतह, केस नली के दीवार पर नहीं चिपकेंगे, या केस नली को वो भिगोएंगे नहीं। और पानी जो होगा वो केस नली की दीवार पे चिपकेगा, केस नली की दीवार को भिगोएगा। ठीक जैसा कि हम देखते हैं कि किसी भी बर्तन में यदि जल को रखते हैं तो जल उस बर्तन के सतह को क्या करता है, भिगो देता है। तो इसका मतलब कि इसके लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 से कम है, इसका स्वतंत्र तल अवतल बनेगा। और ये यदि किसी कैपिलरी ट्यूब में देखा जाए तो ये जो है कैपिलरी ट्यूब में या केस नली में क्या होगा, ऊपर की ओर चढ़ेगा। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया कि द्रव में जल जो होता है वो केस नली में ऊपर की ओर चढ़ता है, और पारा जो होता है वो केस नली में नीचे की ओर गिरता है। ये हो गया हमारा। अब आगे कोई द्रव किस ऊंचाई तक केस नली में चढ़ेगा उसके लिए एक फार्मूला हम देखते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि पृष्ठ तनाव में द्रव अपने सरफेस एरिया को कम से कम करना चाहता है, यानी कोई भी द्रव अपने सतह को कम से कम करना चाहता है, यही गुण द्रव का क्या होता है, पृष्ठ तनाव होता है। और पृष्ठ तनाव T = F/L को भी हम देख चुके हैं। अब यहां पर जैसे इस द्रव में ये केस नली को डाल दिया गया, और इसके अंदर जो द्रव का सतह है वो मान लीजिए यहां पर इस तरह का है, यहां पर इस तरह का है। शुरू में जब इस केस नली को इस द्रव के अंदर ऊर्ध्वाधर खड़ा कर दिया गया तो इसके अंदर जो सतह बनेगा वो इस तरह का बनेगा। अब चूंकि इस केस नली के अंदर जो द्रव का सतह है अपने एरिया को कम से कम करना चाहेगा, यानी ये क्या करेगा कि इसको इधर की तरफ खींच करके
अब ये जो एरिया है इस तरह का, ये अपेक्षाकृत प्लेन एरिया से ज्यादा एरिया है इसका। अगर हम किसी, ये बाउल के आकार का है, कटोरे के आकार का है, तो इस कटोरे के अंदर का एरिया अधिक होगा अपेक्षाकृत ये प्लेन होता। अगर ये प्लेन होता तो इसकी एरिया कम होती, और कटोरे की तरह तो इसकी एरिया क्या होगी, ज्यादा होगी। तो यदि कैपिलरी ट्यूब को इस द्रव के अंदर खड़ा कर दिया जाता है तो इसके अंदर जो स्वतंत्र होता है वो बाउल के एरिया का होता है, कटोरे के एरिया का होता है। और द्रव क्या करना चाहता है, अपने सतह को कम से कम करना चाहता है, यानी इस बाउल के आकार को क्या करना चाहता है, तो सीधा करना चाहता है। और सीधा करने के लिए इधर की तरफ बल लगेगा और इधर की तरफ बल लगेगा। और इसी बल को हम क्या कहते हैं, एकांक लंबाई पर जो बल लगता है उसे क्या कहते हैं, टी कहते हैं, तनाव कहते हैं, टेंशन कहते हैं। तो यही इसी तनाव बल से ये द्रव अपने सरफेस एरिया को कम करना चाहता है। अब ये तनाव, अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट ये मान रहे हैं, आप देख लीजिए कि स्वतंत्र तल पर जो स्पर्श रेखा खींची जाती है उस स्पर्श रेखा और दीवार, केस नली के दीवार के बीच का जो कोण होता है वो थीटा होता है। तो यही संपर्क कोण है, और संपर्क कोण को हमने अगर थीटा बनाया तो ये कोण भी क्या होगा, थीटा। ठीक। और एकांक लंबाई पर ये तनाव टी लग रहा है इस द्रव की दीवार से थीटा अंश के कोण पर। इस तनाव टी को दो कंपोनेंट में हम बांटते हैं, एक होता है ऊपर की तरफ टी कॉस थीटा और दूसरा होता है इधर की तरफ टी साइन थीटा। जैसा कि हम यहाँ फिगर पे बना चुके हैं कि टी इस तरफ लग रहा, टी कॉस थीटा ऊपर की ओर लगेगा और टी साइन थीटा आगे की ओर लगेगा। ठीक। तो टी साइन थीटा जो एकांक लंबाई पर बल लग रहा है उसका प्रतिरोध तो केस नली की दीवार कर लेगा, यानी केस नली की दीवार की प्रतिक्रिया इधर की तरफ लगेगी और टी साइन थीटा इधर की तरफ लगेगा। ये क्या है, दीवार है। तो टी साइन थीटा केस नली की दीवार की प्रतिक्रिया कारण बैलेंस हो जाएगा। तो टी साइन थीटा का द्रव के ऊपर चढ़ने से कोई संबंध नहीं, लेकिन जो टी कॉस थीटा होता है वो टी कॉस थीटा ऊपर की ओर द्रव को ले जाना चाहता है, यानी द्रव पर एकांक लंबाई पर टी कॉस थीटा बल ऊपर की ओर लगता है। तो क्या लिखेंगे कि द्रव के स्वतंत्र तल पर, द्रव के स्वतंत्र तल पर एकांक लंबाई पर लगने वाले बल, जिसको एक शब्द क्या कहते हैं, पृष्ठ तनाव के घटक टी कॉस थीटा के कारण द्रव ऊपर की ओर चढ़ेगा। क्यों? क्योंकि टी कॉस थीटा ऊपर की ओर लग रहा है और द्रव ऊपर लग रहा है, तो ये द्रव क्या होगा, ऊपर की ओर चढ़ेगा। और जैसे जैसे ऊपर की ओर चढ़ता है वैसे वैसे द्रव का भार, ऊपर चढ़े हुए द्रव का भार नीचे की ओर अपना बल लगाने लगता है, तथा इस बल के कारण, तथा इस तनाव बल टी कॉस थीटा के कारण ऊपर चढ़े द्रव का भार नीचे की ओर कार्य करेगा, यानी टी कॉस थीटा के कारण लगने वाला बल ऊपर की ओर, और ऊपर की ओर कुछ जल अगर चढ़ गया तो उसका भार नीचे की ओर, और
ये जल तब तक कैपिलरी ट्यूब में ऊपर चढ़ता रहेगा जब तक कि उसका भार टी कॉस थीटा के कारण लगने वाले बल को बैलेंस न कर दे। तो मान लेते हैं, मान लिया टी कॉस थीटा के कारण लगने वाले बल से h ऊंचाई तक द्रव चढ़ता है। अतः इस ऊंचाई तक द्रव का भार बराबर क्या हो जाएगा, बेलनाकार ये इतनी ऊंचाई तक चढ़ा हुआ है यह ऊंचाई तक, तो इस h ऊंचाई तक जो बेलनाकार ट्यूब है, जो बेलनाकार केस नली है, उसका आयतन गुणे क्या कर देंगे, घनत्व कर देंगे और गुणे g कर देंगे। क्या हो जाएगा, यदि केस नली का त्रिज्या r हो तो क्या हो जाएगा पाई r स्क्वायर। सिलेंडर का आयतन क्या होता है, इस तरह से अगर सिलेंडर हो तो उसका आयतन क्या होता है पाई r स्क्वायर इंटू h, तो पाई r स्क्वायर इंटू h ये आयतन हो गया, गुणे घनत्व d और गुणे गुरुत्वीय त्वरण g, ये हमारा भार हो गया। और ये भार नीचे की ओर काम करेगा और टी कॉस थीटा का जो लग रहा बल ऊपर की ओर काम करेगा और ये दोनों एक दूसरे क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। यही भार टी कॉस थीटा के कारण बल को संतुलित करेगा। अब ये टी कॉस थीटा वस्तुतः एकांक लंबाई के द्रव पर लगने वाला बल है। अगर हम इस कैपिलरी ट्यूब में इस तरह से द्रव है और हर लेवल पर, हर लंबाई पर टी कॉस थीटा बल लग रहा हो तो पूरी लंबाई इसकी 2 पाई आर हो जाती है। तो 2 पाई आर पूरी लंबाई है, उसमें टी से गुणा कर देते हैं तो पूरा बल मिल जाता है। तो लिखेंगे कि चूंकि टी कॉस थीटा एकांक लंबाई पर लगने वाला बल है, अतः ऊपर की ओर लगने वाला संपूर्ण बल क्या हो जाएगा, टी कॉस थीटा इंटू, अगर कैपिलरी में इस तरह से द्रव भरा हुआ है, द्रव का सतह इस तरह से है, तो इसकी पूरी लंबाई जितना इसका परिधि होगा उसके बराबर हो जाएगा, यानी 2 पाई आर गुणे टी कॉस थीटा। क्या हो जाएगा 2 पाई आर। अब ये बल इस भार के बराबर हो जाएगा, अतः क्या हो जाएगा टी कॉस थीटा इंटू 2 पाई आर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच डी जी। क्या क्या कटेगा यहां से, ये आर कट गया यहां से, ये पाई कट गया यहां से, क्या बचा टी कॉस थीटा इंटू 2 बराबर आर एच डी जी, या एच बराबर, या यहां से एच बराबर लिख सकते हैं, एच बराबर 2t cos थीटा अपॉन आर डी जी। अब इस थीटा का मान किसी भी द्रव के लिए इस एंगल ऑफ कांटेक्ट का मान 90 से कम कोई भी हो सकता है, लेकिन जब लिखते हैं तो इस थीटा का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। क्या लिखेंगे कि सिंस चूंकि जल के लिए संपर्क कोण थीटा इक्वल टू 0 होता है, अतः जल के लिए h बराबर 2t cos 0 का मान हो गया, cos 0 अपॉन आर डी जी, और ये हो जाता है h इक्वल टू
2T/RdG। ये जल के लिए फॉर्मूला होता है। यदि किसी द्रव में किसी केस नली को डुबोया जाता है तो केस नली में द्रव किस ऊंचाई तक चढ़ेगा, उसके लिए हमारा फॉर्मूला 2T/RdG ये, और जल के लिए हो जाता है 2T/RdG। ठीक, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब आगे केशिकात्व का दैनिक जीवन में कुछ उदाहरण है, उसको हम देखते हैं। केशिकात्व का उदाहरण, केशिकात्व का उदाहरण नंबर 1, जैसे यदि किसी जल में तौलिए के एक किनारे को डुबो दिया जाए तो धीरे धीरे जल तौलिए के शेष भाग पर भी पहुंचने लगता है। इसका कारण यह होता है कि कपड़े के अंदर जो धागे होते हैं, कपड़े में जो धागे होते हैं, वो धागे केस नली की भांति व्यवहार करते हैं और उन धागों में केस नली सदृश जो संरचना होती है, उस केस नली में द्रव क्या हो जाता है, जल क्या हो जाता है, धीरे धीरे चढ़ने लगता है और जितना आप तौलिया डूबे रहते हैं उससे ज्यादा तौलिया क्या हो जाता है, भीग जाता है। ये केस नली का पहला उदाहरण। दूसरा, पेड़ पौधे की जड़ें जो जमीन के अंदर होती है, वहां से जल किस तरह से तना, पत्तियों, शाखाओं तक पहुंच पाती है, वो केस नली के कारण होती है। तो पौधों के तना में, जड़ में जो पतली पतली केस नलियां होती हैं, उन्हीं केस नलियों के सहारे जल जो होता है वो ऊपर की ओर चढ़ता है और पौधे के सभी भागों में जल पहुंच सकता है। तीसरा, यदि हम पेन से हमको लिखना होता है तो पेन के नीब को बार बार चीरते हैं। चीरने से क्या हो जाता है कि पेन के नीब में एक केस नली बन जाती है और जब हम उसको स्याही में डुबोते हैं तो स्याही उसी केस नली के माध्यम से ऊपर चढ़ आती है और हम पेन से लिखना शुरू कर देते हैं, या पेन से लिखना संभव हो पाता है। अगला, किसान गर्मी के दिनों में अपने खेत को जोत देता है। कारण ये होता है खेत को जोतने से मिट्टी के अंदर जो केस नली बनी होती है वो सारी केस नलियां टूट जाती हैं और अंदर की नमी जो होती है वो केस नली के माध्यम से बाहर नहीं आ पाती है और अंदर की नमी बनी रहती है। ये केस नली से संबंधित, केशिकात्व से संबंधित तत्व है। ये केशिकात्व से संबंधित तत्व है। आगे वर्षा के ऋतु में, वर्षा के ऋतु में दीवार का नम होना, वर्षा दीवार की ऊपरी सतह पर वर्षा का जल पड़ता है, लेकिन केस नलियों के माध्यम से धीरे धीरे केशिकात्व के गुण के कारण जल जो होता है अंदर तक पहुंच जाता है। तो ये हमारे कुछ उदाहरण है जिसको आपने देखा। इस तरह के और भी एग्जाम्पल आपकी किताब में दिए हैं, उसको आप देखेंगे। तो ये हमारा केशिकात्व से संबंधित टॉपिक है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें किसी प्रकार की समस्या हो तो आप हमारे YouTube चैनल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी समस्या का समाधान करेंगे। और यदि वीडियो क्लिप पसंद आया तो प्लीज लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि इस तरह के वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपकी फिजिक्स की तैयारी होती रहे। तो आज बस इतना ही। अगला टॉपिक अगले वीडियो क्लिप में। एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।